नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल हमने बात की थी द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, उनकी विशेषताओं, उनके फॉर्मूलों के बारे में। और आज अपने पास पहला टॉपिक होगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। जैसा कि कल हमने समझा था कि बंधन ऊर्जा क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जो बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला था वो कुछ इस प्रकार से था कि डेल ई यानी कि बंधन ऊर्जा इज इक्वल क्या होगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम एक्स इंटू सी स्क्वायर। तो ये जो बंधन ऊर्जा थी, ये फॉर्मूला न्यूक्लियन संख्या ए के लिए प्रभावी था, यानी कि टोटल न्यूक्लियन संख्या के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, जहाँ पे जेड प्रोटॉन संख्या है, ए न्यूक्लियन संख्या और एम एक्स बनने वाले ने नाभिक का कुल द्रव्यमान था। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट ए न्यूक्लियन संख्या के लिए प्रभावी हो गया। यदि हम इसी फॉर्मूले को प्रति न्यूक्लियन के हिसाब से मान ज्ञात कर लें, इसको डेरिवेट कर लें, तो वो जो फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का बन जाएगा। यानी कि ये जो बंधन ऊर्जा है वो कुल न्यूक्लियन संख्या के लिए है, और इसमें यदि हम न्यूक्लियन संख्या का भाग लगा दें, मतलब इसमें अपने ए का भाग लगा दें। किसका भाग लगाया? न्यूक्लियन संख्या का। तो ये जो ऊर्जा बनेगी डेल ई अपॉन ए, ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बन जाएगी। मतलब कि कुल बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियन संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा डेल ई बी, इसका मान कितना बन जाएगा? फिर डेल ई बी का जो मान होता है वो होता है डेल ई अपॉन में ए। तो पहले परिभाषा क्या बनेगी? कुल बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियन संख्या के अनुपात को क्या कहा है हमने? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहा है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ये रहा इसका फॉर्मूला, जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम एक्स इंटू हो जाएगा सी स्क्वायर, और बटे में क्या कर दिया? ए हमने अप्लाई कर दिया, ए लगा दिया। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास निकल के आया है वो किसका फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का। तो इसके आधार पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ बच्चे गड़बड़ ये करते कि वो बंधन ऊर्जा ज्ञात कर देते हैं, वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात नहीं करते, वो ए का भाग लगाना भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का जो मान है वो बंधन ऊर्जा कंप्लीट में ए का भाग लगाने से, यानी कि न्यूक्लियन संख्या का भाग लगाने से प्राप्त होती है। तो गौर से ध्यान रखोगे कि आपसे बंधन ऊर्जा पूछा गया है या फिर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। अब ये जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होता है, यदि अपने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें और किसके साथ में? द्रव्य में परमाणु संख्या के आधार पे, द्रव्यमान संख्या के आधार पे, आप किसी भी आधार पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा? कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। अपने इसको रिप्रेजेंट करेंगे द्रव्यमान संख्या के आधार पे। इस साइड में अपनी द्रव्यमान संख्या ले लेंगे, इधर अपने प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात करेंगे, डेल ई बी की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ जो बनेगा, सबसे पहले यहां पे होगा 1H1 हाइड्रोजन परमाणु, सेकंड यहां हो जाएगा हीलियम 2He4, यहां हमें मिलेगा लिथियम, उसके ऊपर फिर लगातार हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से मान बढ़ते जाएंगे। ओके, और सबसे जब आप टॉप पे पहुंचोगे तो टॉप पे आपको यहां मिलेगा निकल। ये जो बड़ा वाला आपको डॉट दिखाई दे रहा है वो किसका है? वो है निकल 62 का। ओके, अब इसके पश्चात पुनः ये ग्राफ इस प्रकार से लुढ़कने लगता है, गिरने लगता है धीरे धीरे। कुछ ऐसा हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, और इन सबको आप डॉट वाइज मिला भी सकते हो, कुछ ऐसा हमें वक्र प्राप्त हो जाएगा, एक ग्राफ प्राप्त होगा। ये कौन सा हो गया? ये बेरिलियम हो गया, ये बोरोन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, इस प्रकार से। और निकल से ठीक पहले और लगभग उसी के आसपास का मिलेगा हमें फेरस 56। आगे अपने इसी प्रकार से रिप्रेजेंट कर चलेंगे। लास्ट में अपने ले लेंगे यूरेनियम 238, उससे ठीक पहले अपने थोरियम 214 या 19 की बात कर लेंगे, उससे पहले अपने
यू की बात कर लेते हैं 197। इसी प्रकार से अपने पास और भी बहुत सारे पदार्थ होंगे, परमाणु होंगे। कोबाल्ट की बात कर ली। कुल मिलाकर के आप हाइड्रोजन से निकल के बीच में जो भी आपको परमाणु याद हो 5, 10, 15, 20 जितने भी हो सारे के सारे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी प्रकार निकल से लेके लास्ट तक यूरेनियम तक समझ लो, लास्ट तक और भी आगे चलेंगे। यूरेनियम तक हम कोई भी 15, 20 या 2-4 नाम जो भी अपने परमाणु की याद है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक वक्र बनेगा और इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जो टॉप मोस्ट का भाग होता है, सबसे ऊपर का जो टॉप का डॉट होता है वो निकल 62 को रिप्रेजेंट करना चाहिए। उससे ठीक पहले का जो डॉट है वो फेरस 56 को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब ये हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा निकल 62 की होती है। किसकी होगी? निकल 62 की होगी। उससे ठीक पहले थोड़ी सी कम जो बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? निकल की होगी। और फेरस की उससे थोड़ी कम होगी। निकल की जो प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा होती है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसी प्रकार से फेरस की भी जो प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा होती है वो लगभग 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा सा कम होता है इससे। ओके, तो कुल मिलाकर के अपने पास सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा है वो किसकी है? निकल की है। यहाँ पे प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा जिस परमाणु या नाभिक की मैक्सिमम होती है वो परमाणु उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। यहाँ पे निकल 62 की प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा अधिकतम है। तो प्रकृति में सबसे ज्यादा स्थायी तत्व और परमाणु या पदार्थ जो भी है वो कौन सा होगा? निकल होगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट, जिस पदार्थ या परमाणु की प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, वह परमाणु प्रकृति में सबसे अधिक स्थायी होता है। तो उसके पश्चात नंबर किसका आता है? फेरस 56 का आता है। तो 2 नंबर पे सबसे अधिक स्थायी पदार्थ या परमाणु कौन सा होगा? फेरस होगा। फेरस 56 हो जाएगा। प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा के आधार पे हम कुछ पदार्थों की विशेषताओं की बात करने वाले हैं। तो पहली विशेषता तो ये हो गई कि जिस पदार्थ की प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा मैक्सिमम होगी वो पदार्थ सबसे अधिक स्थायी माना जाएगा या स्थायी होगा। अतः सबसे अधिक स्थायी कौन हो गया? निकल 62। ऊर्जा कितनी हो जाएगी? प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। दूसरा इसका पॉइंट ये होता है कि जिस परमाणु का द्रव्यमान संख्या 50 से 80 के बीच में है, 50 से 80 के बीच में, मतलब 50 से अधिक होना चाहिए और 80 से कम होना चाहिए, इस कैटेगरी के जितने भी परमाणु होंगे, ये 50 से 80 है क्या चीज? ये द्रव्यमान संख्या है। जैसे यहाँ पे 62 नजर आ रहा है, 56 नजर आ रहा है, 4, 6, 1 नजर आ रहा है, ये द्रव्यमान संख्याएं हैं। इनके मान यदि 50 से 80 के बीच में है तो ये तत्व या पदार्थ अन्य तत्वों की बजाय क्या होंगे? ज्यादा स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। तीसरा पॉइंट, जिन तत्वों या पदार्थों की द्रव्यमान संख्या 4 का गुणज होती है, किसका गुणज हो? 4 का गुणज होती है, वे तत्व निकटवर्ती तत्वों से अधिक स्थायी होते हैं। जैसे किसी की द्रव्यमान संख्या 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 यानी कि 4 का गुणज हो तो वे जो तत्व होंगे वो अपने निकटवर्ती से अधिक स्थायी होंगे। जैसे 2He4 है, 2He4 की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 4 है। तो ये लिथियम की बजाय अधिक स्थायी होगा, हाइड्रोजन की बजाय अधिक स्थायी होगा। इसी प्रकार से आप अन्य तत्वों की बात कर लो जिसकी द्रव्यमान संख्या 8 हो, 12 हो, 16 हो, यानी कि 4 का गुणज हो, तो अपने निकटवर्ती तत्वों से वो पदार्थ या तत्व है वो अधिक स्थायी होता है। चौथी विशेषता, अपने पास एक भारी नाभिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 80 से अधिक है या बहुत ज्यादा है। यदि उस नाभिक का हम विखंडन करवाएं, टुकड़ों में उसको डिवाइड करवाएं, एक से अधिक नाभिक बनाएं, और जो भी नया नाभिक बनता है उस बनने वाले नए नाभिक की द्रव्यमान संख्या यदि 50 और 80 के बीच में आ जाती है तो नया बनने वाला नाभिक पहले वाले की अपेक्षा अधिक स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि 50 से 80 के बीच के जो भी नाभिक होते हैं वो अन्य की अपेक्षा अधिक स्थायित्व रखते हैं। तो आपके सामने कोई एक बड़ा नाभिक हो गया, जैसे अपने एक नाभिक की बात कर लें, ZXA कोई एक नाभिक है, इसका हमें विखंडन करवाना, एक Y नाभिक बन गया जिसको अपने कुछ भी नाम दे दो, Y बन गया, ZYA, ये एक नाभिक बन गया। प्लस में एक नाभिक और मान लो भाई साथ में, जैसे कि P कोई नाभिक बन गया, ZPA।
इसके लिए द्रव्यमान संख्या यूं समझ लो कि 120 है। सपोज दैट नया नाभिक बना, ये 65 नंबर का मान लो और ये 55 नंबर का, मतलब इनकी द्रव्यमान संख्या 65 और 55 है। तो ये कितना हो गया, 120 का विखंडन हुआ, 55 और 65 में कन्वर्ट हो गया, ये द्रव्यमान संख्याएं हो गई इसकी। तो इस नाभिक की अपेक्षा, यानी कि अभिकारक नाभिक की अपेक्षा ये जो उत्पाद नाभिक बने हैं इनकी द्रव्यमान संख्याएं 50 और 80 के बीच में है। तो ये दोनों नाभिक किसकी बजाय ज्यादा स्थायित्व रखेंगे। पांचवा पॉइंट, ये जो नाभिक 50 और 80 की कैटेगरी में आते हैं, अर्थात वे नाभिक या तत्व जिसके द्रव्यमान संख्या 50 से 80 के बीच में होती है, उनका जो औसत मान होता है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का, वो लगभग 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये इसकी कुछ एक विशेषताएं होंगी जिसको आप याद रखोगे। ये जो डायग्राम आपको नजर आता है वो एग्जाम में कई बार 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो फिर दोबारा से देख लेते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होता है। कुल बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियन संख्या का अनुपात कहलाएगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। जो आप किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मध्य आरेख खींचोगे वो कुछ ऐसा आएगा। और उसकी विशेषताएं क्या होंगी कि जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होगी वो तत्व अधिक स्थायी होगा। 50 से 80 जिस तत्व का द्रव्यमान संख्या होता है वो अन्य की तुलना में अधिक स्थायी होता है। और जिस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 का गुणज होता है वो अपने निकटवर्ती की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। और यदि एक बाहरी नाभिक को विखंडित किया जाए और नए बनने वाले नाभिक की द्रव्यमान संख्या यदि 50 से 80 के बीच में आती है तो नए बनने वाले नाभिक पूर्वोत्तर की अपेक्षा अधिक स्थायित्व रखते हैं। और इसी प्रकार से 50 से 80 के बीच में जितने भी तत्व हैं, यानी कि जिसकी द्रव्यमान संख्या 50 से 80 के बीच में है, उनके लिए औसत प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये था अपने पास प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब अपनी बात करेंगे नाभिकीय बल की। नाभिकीय बल को आप भली भांति समझते हो, जानते हो नाभिकीय बल क्या होता है। नाभिकीय बल नाभिक में विद्यमान कणों के मध्य लगने वाला एक बल होता है। जैसे नाभिक में कौन कौन से कण होंगे, अपने नाभिकीय बल की यदि बात करें तो सपोज दैट ये हो गया एक नाभिक जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, 2 ही कण विद्यमान होंगे। ओके, तो नाभिकीय बल किसे कहोगे, नाभिक में विद्यमान कणों के मध्य लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। और नाभिकीय बल हमेशा किस प्रकार की प्रकृति का होता है, आकर्षण बल की प्रकृति का, आकर्षण प्रकृति का होता है। कौन सा बल, नाभिकीय बल। इस प्रकृति में सबसे अधिक स्ट्रोंग यदि बल की बात की जाए, सबसे अधिक ताकतवर बल की बात की जाए तो वो बल नाभिकीय बल होता है। इस प्रकृति में ऐसा कोई भी बल नहीं है जो नाभिकीय बल से अधिक हो। सबसे कमजोर बल कौन सा है, दुर्बल बल, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और सबसे प्रबल और शक्तिशाली जो बल होता है वो नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल की कुछ एक विशेषताएं होती है, जैसे कि वो आकर्षण प्रकृति का होता है, या नाभिकीय बल जिन कणों के मध्य लगता है उस कणों की प्रकृति पे डिपेंड नहीं होता। मतलब कि वो कण किस प्रकार के आवेश से आवेशित है, वो उदासीन है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस प्रकार का नाभिकीय बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नाभिकीय बल समान प्रकृति के आवेशों के मध्य भी लग सकता है, नाभिकीय बल विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य भी लग सकता है, और नाभिकीय बल उदासीन कणों के मध्य भी प्रभावी हो सकता है। बस शर्त ये होती है कि वो कण नाभिक के अंदर विद्यमान होने चाहिए। जैसे वो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य लग सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रभावी हो सकता है। सेकेंड, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य भी प्रभावी हो सकता है। और थर्ड, वो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के मध्य भी प्रभावी हो सकता है। तो वो उदासीन के मध्य भी प्रभावी होगा, जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य, वो 2 आवेशों समान आवेशों के मध्य भी प्रभावी होगा, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य। इसी प्रकार वो आवेशित और उदासीन के मध्य भी प्रभावी हो सकता है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य। तो ये था अपने पास नाभिकीय बल। अब अपने पास आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता। तो अपने पास अब नेक्स्ट टॉपिक होगा रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता। एक्चुअल में ये रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता होता क्या है। यदि हम एक पदार्थ को खुले वायुमंडल में रख दें
और उस पदार्थ से स्वतः ही धीरे धीरे नाभिकों का विखंडन होने लगे, उसके परमाणु हैं वो नष्ट होने लगे, तो इस परिघटना को हम रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता कहते हैं। मतलब कि किसी भी पदार्थ को खुले वायुमंडल में रखने पर यदि उससे स्वतः ही ऊर्जा युक्त कणों का उत्सर्जन होता है, उसके नाभिकों या परमाणुओं का विखंडन होता है, तो उस परिघटना को रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता कहते हैं। अब रेडियो सक्रियता या एक्टिवता की खोज सबसे पहले किसने की थी? हेनरी बेकेरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकेरल ने की थी। ओके, तो हेनरी बेकेरल ने क्या कहा था? हेनरी बेकेरल ने यह कहा था कि यदि हम एक प्रतिदर्श ले लें जिसमें बहुत सारे परमाणु विद्यमान है। प्रतिदर्श एक्चुअल में क्या होता है? प्रतिदर्श बहुत सारे परमाणुओं का कलेक्शन, जो समूह होता है, उसको हम प्रतिदर्श कहने वाले हैं। तो हेनरी बेकेरल ने यह कहा था कि यहाँ पे हम इस प्रतिदर्श को खुले वायुमंडल में रख दें तो इसे धीरे धीरे परमाणु या नाभिकों का विखंडन होने लगता है और ये संपूर्ण प्रतिदर्श धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और कुछ समय पश्चात, हो सकता है वो 10 सेकंड में हो सकता है हो जाए, या हो सकता है वो 10 साल में हो जाए, या फिर अरबों वर्ष इसमें लग जाए, कुछ समय पश्चात ये विखंडित होकर के पूर्णतया नष्ट हो जाता है। इस परिघटना को हम रेडियो सक्रियता या एक्टिवता कहेंगे। एक्चुअल में ये जो परिघटना है वो किसी भी वैज्ञानिक जैसे कि हेनरी और बेकेरल के द्वारा खोज की गई कोई परिघटना नहीं है। ये अकस्मात बाई लक उत्पन्न होने वाली एक परिघटना थी। एक बार क्या हुआ, हेनरी बेकेरल लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके पास एक रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसको उसने किसी कागज़ के अंदर रखा, और जब उसको वापस से ओपन किया कागज़ को कुछ समय पश्चात, उसने ये देखा कि उस पदार्थ के कुछ कण है वो कागज़ के ऊपर चिपके हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये परिघटना इस परिघटना की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर उसने कोई अन्य पदार्थ को उसी कागज़ में रखा या फिर अन्य कागज़ में रखा, तो ऐसा उसको देखने को नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के जब जब उसने रेडियो एक्टिव पदार्थ को किसी पदार्थ के अंदर रखा तो उसके कुछ कण उस पदार्थ पे जाके चिपक गए थे, जबकि अन्य पदार्थों के साथ ऐसा नहीं हुआ था। तब उन्होंने ये कहा था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ यदि आप खुले वायुमंडल में रख देते हो तो उसे स्वतः ही विघटन होने लगता है उसके नाभिकों का, और कुछ समय पश्चात वो प्रतिदर्श यानी कि जो तत्व पदार्थ है वो कंप्लीटली नष्ट हो जाता है। उस पदार्थ को उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो सक्रिय पदार्थ नाम दिया था, और उस परिघटना को उसने क्या कहा था? रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता। तो हेनरी बेकेरल ने तो ये कह दिया कि हाँ पदार्थ का स्वतः ही विघटन होगा, लेकिन वो पदार्थ कितने समय पश्चात कंप्लीट नष्ट हो जाएगा, या फिर 10 सेकंड पश्चात कितना नष्ट होगा, 3 दिन पश्चात कितना, या 50 वर्ष पश्चात कितना नष्ट होगा, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में उस प्रतिदर्श का या तत्व का कितना भाग है वो क्षयित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसके बारे में हेनरी और बेकेरल ने कुछ नहीं बताया था। और इसके बारे में सबसे पहले व्याख्या की थी रदरफोर्ड और सोडी ने, जिसे हम रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव क्षयता नियम या चरघातांकी नियम कहते हैं। तो आइए बात करते हैं कि रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव क्षयता या चरघातांकी नियम क्या था। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा रदरफोर्ड सोडी का चरघातांकी नियम, या यूं कह सकते हो क्षयता नियम। तो रदरफोर्ड और सोडी दो साइंटिस्ट के नाम हैं। इनका क्या स्टेटमेंट है चरघातांकी नियम को लेके या फिर किसी भी प्रदेश के क्षयित होने को लेके, उनका स्टेटमेंट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। रदरफोर्ड सोडी ने यह कहा था कि अपने पास एक प्रतिदर्श है कुछ इस प्रकार से जिसमें बहुत सारे परमाणु विद्यमान हैं। एक परमाणु में एक नाभिक होता है, तो भाई इस प्रतिदर्श में जितने परमाणु हैं उतने ही नाभिक हैं, यानी कि परमाणु और नाभिकों की संख्या आपस में क्या है? इक्वल है। तो रदरफोर्ड और सोडी ने यह कहा था कि यदि अपने पास एक प्रतिदर्श हो जिसमें बहुत सारे परमाणु यानी कि नाभिक विद्यमान हो, मान लिया इसके अंदर नाभिकों की संख्या है वो n नोट है, तो रदरफोर्ड सोडी के नियम के अनुसार विघटित होने वाले नाभिकों की जो दर होती है, नाभिकों की दर मतलब विघटित नाभिकों की दर dN/dt, n नोट नाभिकों का विखंडन करवाना है तो नाभिकों के विघटन की दर को किससे रिप्रेजेंट करोगे? dN0/dt। तो नाभिकों के विखंडन की जो दर होगी वो उसी समय प्रतिदर्श में विद्यमान नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। मतलब कि नाभिकों के विखंडन की जो दर होती है वो उसी समय
प्रतिदर्श में विद्यमान नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। और यहाँ पे निशान आता है माइनस का, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि लगातार नाभिकों की संख्या में कमी आ रही है। यदि किसी समय मान लो कि जो स्टार्टिंग की बात थी, हमने पदार्थ को लाके वायुमंडल में रखा, इस पदार्थ के पास या प्रतिदर्श में n नोट नाभिक थे, तो इनके विखंडन की जो दर होगी वो n नोट के समानुपाती हो जाएगी। t समय तक हमने इसको खुले वायुमंडल में रख लिया, t समय का मतलब 1 सेकंड 15 सेकंड कितना भी समय हो सकता है। उसके पश्चात कुछ एक नाभिक है वो नष्ट हो गए और शेष जो नाभिक बचते हैं वो मान लो n बचे। तो अब नाभिकों के विघटन की दर क्या होगी, या फिर रेडियो एक्टिव क्षयता नियम है वो किस प्रकार प्रभावी होगा। तो अब जो नाभिकों के विघटन की दर होगी वो n के समानुपाती होगी। और नाभिकों का कितनों का विघटन होना है, n का विघटन होना है। अब तो नाभिकों के विघटन की दर यानी कि dn/dt का मान किसके समानुपाती होगा, n के समानुपाती होगा। और यहाँ पे निशान आएगा माइनस का, जो कि नाभिकों में लगातार कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेडियो एक्टिव क्षयता नियम के अनुसार किसी परिदृश्य में विद्यमान नाभिकों के विखंडन की दर या विघटन की दर उसी समय प्रतिदर्श में विद्यमान कुल नाभिकों की संख्या के समानुपाती होता है। उसके आधार पे t समय पश्चात यदि हम इसको रखें खुले वायुमंडल में, तो कितने नाभिक क्षयित यानी कि नष्ट हो जाएंगे उसका मान अपने ज्ञात करने वाले हैं, और कितने नाभिक शेष बच गए उसका मान भी अपने ज्ञात करने वाले हैं। तो उसका मान आप कैसे ज्ञात करोगे, क्या उसका फॉर्मूला बनेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो मान लिया कि अपने पास एक प्रतिदर्श था, उस प्रतिदर्श में प्रारंभ में नाभिक थे n नोट, टाइमिंग कितना था 0, समय काउंट नहीं हुआ था, हमने वायुमंडल में इसको लाके रखा तो कुल नाभिकों की संख्या इसमें थी n नोट। हमने इसको t समय तक वायुमंडल में रखा, समय का मान कितना t, तो भाई शेष नाभिक कितने बच गए, t समय पश्चात n बच गए। ऐसा हमने माना है। क्या माना है, प्रारंभ में कुल नाभिकों की संख्या n नोट थी और t समय तक इसको खुले वायुमंडल में रखने पर जो शेष नाभिक बचते हैं वो कितने बचते हैं, n बचते हैं। तो फिर इस t समय पश्चात रदरफोर्ड सोडी नियम है वो क्या बनेगा, नाभिकों के विखंडन की जो दर होगी dn/dt वो किसके समानुपाती होगी, वो n के समानुपाती होगी। यहाँ पे निशान आ जाएगा माइनस का, समानुपाती का निशान हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, dn/dt इज इक्वल, समानुपाती का निशान हटाने पर एक नियतांक आता है लैम्डा, जिसे क्षांक कहते हैं या चर आता है नियतांक कहते हैं, साथ में n और माइनस को इधर लेके आ जाओ, जहां लैम्डा क्षांक होगा यानी कि क्षय नियतांक होगा। अब हम क्या करेंगे, हम ज्ञात क्या करने वाले हैं पता है, हम ज्ञात करने वाले हैं n का मान, t समय पश्चात कितने नाभिक बचे उसका मान अपने ज्ञात करने वाले हैं। तो n और dn को एक साथ असेंबल कर लो, पक्षांतरण करेंगे, dn/n इज इक्वल माइनस का λ/dt हो जाएगा। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n तो dn के पदों में आ रहा है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका करना पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा, λ/dt बन जाएगा। हमें इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, समाकलन। तो दोनों ओर यदि अपने समाकलन कर दे तो ये बन जाएगा dn/n इज इक्वल माइनस का लैम्डा और ये बन जाएगा dt। समाकलन की लिमिट लगा दो नाभिक के पदों में, पहले n नोट नाभिक थे, लास्ट में n नाभिक बच गए, n अब समय के पदों में लिमिट, प्रारंभ में समय कितना था 0 और लास्ट में समय कहाँ तक चला गया, t तक चला गया। तो ये तो आ गई लिमिट अपने पास। अब 1/n का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, वो होता है log बेस होगा e और बन जाता है n, और लिमिट क्या लगी हुई है n नोट से n इज इक्वल माइनस का लैम्डा और dt का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा t, समाकलन बन जाएगा t और 0 से t इसमें लिमिट निकल के आ जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर दो तो n के स्थान पे एक बार n और अगली बार माइनस का निशान लगा के n के स्थान पे n नोट लिखोगे तो अपने पास ये समीकरण किस प्रकार बनेगी, ये बन जाएगा log e, यहाँ पे होगा n माइनस log e n नोट इज इक्वल कितना मान हो जाएगा, माइनस का लैम्डा और t के स्थान पे t अगली बार 0 तो केवल और केवल कितना बचेगा, t बचेगा। log का एक गुणधर्म होता है, ये माइनस में है तो किस में आ जाएगा जी, कंप्लीट जो मान है n और n नोट ये बटा में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा
इसका संशोधित रूप। अब आप क्या करोगे, आपको तो n का मान ज्ञात करना है, n है वो log में आके फंस गया तो log को भी हमें हटाना पड़ेगा। तो अब आप दोनों तरफ एंटी log ले लो, तो एंटी log लेने पर क्या बन जाएगा, एंटी log लेने पर ये log हट जाता है, यहाँ बचेगा n बटा n नोट और यहाँ पे e की पावर माइनस लैम्डा टी। एंटी log लेने पर ये मान कुछ ऐसा बन जाता है, यहाँ तो log हट गया और यहाँ पे ये e की पावर में हमें मान प्राप्त होता है। अब क्या करोगे, हमें तो n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या बनेगा, n नोट को सामने ले चलो, e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये अपने पास एक रिजल्ट निकल के आ चुका है जो कि n को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे n t समय पश्चात शेष बचे नाभिकों की संख्या निकल के आ चुकी है। तो भाई क्षयित कितने हो गए t समय में, पहले n नोट थे, आप क्षयित नाभिक ज्ञात कर सकते हो। क्षयित नाभिक कैसे निकलेंगे, क्षयित नाभिक स्मॉल n समझ लो, तो कैसे निकल जाएंगे, पहले कितने थे n नोट थे, अब कितने बचे n बचे, पहले n नोट थे और अब कितने बचे n, तो n का मान कितना, ये रहा, n का मान है n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो स्मॉल n बराबर आएगा, n नोट मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये समीकरण नंबर 2 क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। तो समीकरण नंबर 1 शेष नाभिकों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है, जबकि समीकरण नंबर 2 क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो ये है रदरफोर्ड सोडी नियम। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है कि स्मॉल टी समय पश्चात शेष नाभिकों की संख्या n रह जाती है, जिसका मान n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी होता है। अब यहाँ पे जो भी शेष नाभिकों की संख्या है और समय है, इनके मध्य में एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यहां अपने मानेंगे शेष नाभिकों की संख्या, जिसको अपने n से रिप्रेजेंट किया है इस डायरेक्शन में। ओके, इधर इस साइड में अपने मानने वाले हैं क्या, समय। ओके, सबसे पहले ये 0 पॉइंट हो गया। सपोज दैट यहाँ पे n नोट है मान, नाभिकों की संख्या इस पॉइंट पे कितनी मानी है हमने, n नोट मानी है। तो प्रारंभ में नाभिक यहाँ पे थे, धीरे धीरे समय बीतेगा, पदार्थ वायुमंडल में रहेगा तो उसका स्वतः ही धीरे धीरे विखंडन होना शुरू हो जाएगा। तो ये नाभिक जो शेष बचेंगे, समय बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या होंगे, घटना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हमें प्राप्त होने वाला है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि ये जो समय हो गया और ये जो नाभिकों की संख्या हो गया, इसके बीच में आप एक रिलेशन और निकाल सकते हो। जैसे कि n का मान n नोट टी की पावर माइनस लैम्डा टी है, तो हम क्या करेंगे, n बराबर n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी है। आप क्या करो, इस t को 1/लैम्डा मान लो, समय मानो 1/लैम्डा। तो भाई ये मान कितना रह जाएगा, कंप्लीट मान। फिर n का कितना मान प्राप्त होगा हमें, n नोट e की पावर माइनस 1/t इंटू टी, कैंसिल हो गया, पावर -1, तो n बराबर कितना रह जाएगा, n नोट बटे e रह जाएगा। लेकिन समय का मान कितना माना है, 1/लैम्डा। तो जब आपके पास समय 1/लैम्डा होगा, उस केस में जो शेष नाभिकों की संख्या है वो n नोट बटा e होगी। तो आप इस बात को भी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे। समय का आरेख तो ये रहा, ये लाइन है, समय को रिप्रेजेंट करिए, धीरे धीरे बढ़ेंगे, समय बढ़ेगा, समय का मान बढ़ते बढ़ते सपोज दैट यहाँ पे समय का मान 1/लैम्डा आ गया। ओके, तो इस पॉइंट के संगत शेष नाभिकों की संख्या है वो कितनी होगी, n नोट बटा e रह जाएगी। तो यहाँ पे जो मान आएगा वो कितना आएगा, n नोट बटा e आएगा। ये कंप्लीट आरेख आप याद रखोगे, ये आरेख भी कई बार 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो ये जो आरेख है वो शेष नाभिकों की संख्या और समय के मध्य है, और धीरे धीरे नाभिक है वो समय के सापेक्ष कम होते जाते हैं और कुछ समय पश्चात वो प्रतिदर्श वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये भी ध्यान रखना कि समय का मान जब क्षांक के व्युत्क्रम के तुल्य होता है, यानी कि 1/लैम्डा होता है, तो शेष नाभिकों की संख्या कितनी होती है, n नोट बटा e रह जाती है। तो ये था अपने पास रदरफोर्ड सोडी नियम, चरघातांकी नियम। अब अपनी बात करते हैं कि लैम्डा जो था ना वो क्या चीज है, लैम्डा किसे कहोगे। लैम्डा एक्चुअल में क्या होता है, लैम्डा क्षांक होता है, क्षय नियतांक होता है। तो इसको आप किस प्रकार से डिफाइन करोगे, क्षांक की यदि अपने बात करें
कि एक क्षांक क्या होगा, तो आप इस इक्वेशन को गौर से देखो और यहाँ से आप लैम्डा का मान ज्ञात करने की कोशिश करो। मैं मोड ले लूँगा दोनों तरफ तो ये माइनस हट जाएगा, तो इसको हम अपने ऐसे कह सकेंगे dn/dt बटे में n, ऐसा कह पाएंगे। तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, फिर अपने पास ये जो वैल्यू निकल जाएगी dn/dt, यहाँ पे क्या है, dn/dt यहाँ पे नाभिकों के विखंडन की दर है, नाभिकों के विघटन की दर है। और n यहाँ पे क्या चीज़ है, n यहाँ पे कुल परमाणुओं की संख्या या नाभिकों की संख्या है। कुल परमाणु संख्या कह सकते हो, क्योंकि एक परमाणु में एक ही नाभिक होता है, तो जितने नाभिक होते हैं उतने परमाणु होंगे प्रतिदर्श में, तो इसको आप कुल परमाणुओं की संख्या कह सकते हो। तो क्षांक क्या बन जाएगा, नाभिकों के विघटन की दर बटे कुल परमाणु संख्या। और परिभाषा क्या बन जाएगी, प्रति परमाणु नाभिकों के विखंडन की दर ही क्षांक कहलाती है। प्रति परमाणु नाभिकों के विखंडन की दर क्या कहलाएगी, क्षांक कहलाएगी। अर्थात इसका ये सूत्र निकल के आने वाला है। अब इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक आप गौर से देखोगे ना तो लैम्डा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dn/dt और बटे में साथ में क्या, 1/n। dn नाभिकों के विखंडन, नाभिकों का विखंडन हो गया, संख्यात्मक मान होगा, नाभिकों की संख्या हो गई, संख्यात्मक मान हो गया। तो कुल मिलाकर के यदि मात्रक की यदि आप बात करते हो तो केवल मात्रक किससे प्राप्त होगा, हमें 1/dt से प्राप्त होगा, और dt यानी कि t समय हो गया, तो इसका मात्रक क्या बन जाता है, सेकंड इनवर्स बन जाता है। तो क्षांक का मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स होता है, और क्षांक कहते किसे हो, प्रति परमाणु नाभिकों के विखंडन की दर को हम क्या कहते हैं, क्षांक कहते हैं। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक, रदरफोर्ड सोडी नियम, क्षांक। कल हम लौटेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।